আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं न्यूज नाउ में आज का समाचार। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने चट्टग्राम मुद्दे को विदेशी मामलों के मुद्दे के रूप में पहचाना है। चाकमा नेतृत्व ने अंतरिम सरकार के इस फैसले का स्वागत किया। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने हाल ही में एक सर्कुलर जारी कर चट्टग्राम हिल ट्रैक्ट्स के मुद्दे को विदेशी मामलों के मुद्दे के रूप में पहचाना है। भारत के चाकमा समाज का मानना है कि बांग्लादेश की कार्यवाहक सरकार का इस तरह का मन बदलना और चट्टग्राम हिल ट्रैक्ट्स मुद्दे को विदेशी मामलों का मुद्दा घोषित करना एक ऐतिहासिक घटना है। भारत के चाकमा डेवलपमेंट फाउंडेशन ने मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। संगठन के संस्थापक सुहास चाकमा ने कहा कि चट्टग्राम हिल ट्रैक्ट्स के लोगों ने 15 अगस्त 947 को भारत का राष्ट्रीय ध्वज फहराया था, जबकि 17 अगस्त को इस क्षेत्र को पाकिस्तान में मिला लिया गया था। আমার ফেসবুকে বা অন্যান্যদের ফেসবুকে সেটা হচ্ছে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন করার জন্য এবং নিরীক্ষণ করার জন্য যে কমিটি পুনর্গঠিত করা হয়েছে সেই পুনর্গঠিত কমিটির চেয়ারম্যান হচ্ছে ফরেন অ্যাফেয়ার্স অ্যাডভাইজার তৌহিদ হোসেন। তো এই যে ঘোষণাটা আমরা ওয়েলকাম করছি চাকমা ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন অফ ইন্ডিয়া থেকে। আমরা এই জন্য ওয়েলকাম করছি কারণ বাংলাদেশ সরকার নিজেই স্বীকার করলেন যে পার্বত্য চট্টগ্রাম বাংলাদেশের একটি অংশ নয়, পার্বত্য চট্টগ্রাম একটি বৈদেশিক ইস্যু এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম যদি বৈদেশিক ইস্যু না হতো তাহলে যে ইমপ্লিমেন্টেশন কমিটি আছে সেটা আমার মনে হয় না कि बांग्लादेश सरकार जानती है कि वे केवल चट्टग्राम पहाड़ी इलाकों के कब्जेदार हैं। देश की कुल सेना का 1/3 हिस्सा कब्जा बनाए रखने के लिए इस क्षेत्र में तैनात है। वर्ष 1979 से 1983 तक बांग्लादेश सरकार ने 4 लाख मुसलमानों को चट्टग्राम हिल ट्रैक्ट्स में बसाया, जिससे क्षेत्र में कब्जे की स्थिति बढ़ी, जैसा कि इजराइल ने कब्जे वाली अरब भूमि पर किया। इस दौरान 70,000 मूल निवासी भारत भाग गए और 1998 में वापस लौटे। चाकमा डेवलपमेंट फाउंडेशन के संस्थापक सुहास चाकमा के अनुसार बांग्लादेश सेना ने आतंकवादी गतिविधियों के दौरान हजारों निर्दोष मूल निवासियों को मार डाला है। যে কন্ডাক্ট সে বাংলাদেশ সরকারের যেটা কন্ডাক্ট হচ্ছে আপনারা সবাই জানেন কি পার্বত্য চট্টগ্রামে 1979 সাল থেকে 1983 সাল পর্যন্ত প্রায় 5 লক্ষাধিক সমতল ভূমি থেকে যারা মুসলিম ধর্মাবলম্বী তাদেরকে পার্বত্য চট্টগ্রামে গিয়ে বসবাস দেওয়া হয়েছে। আর পার্বত্য চট্টগ্রামে সেই ধরনের বসবাস অ্যাকচুয়ালি আপনারা বুঝতে পারছেন সেটা akin to Israeli practices in occupied Arab territories। মানে ইসরায়েল যেভাবে প্যালেস্টাইনিয়ান এরিয়াতে গিয়ে অকুপাইড আরব টেরিটরিগুলোতে গিয়ে জিউসদের সেটেলমেন্ট দিচ্ছে, সেই হিসাবে বাংলাদেশ সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামে সমতলবাসীদের 1979 সাল থেকে 1983 সাল পর্যন্ত বসিয়ে দিয়েছে। যদি অকুপাইং পাওয়ার না হতো বাংলাদেশ তাহলে নিজের দেশের লোক এক জায়গায় থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে বসবাস করত না। তো আমাদের যেটা বুঝতে হবে সেটা হচ্ছে पॉपुलेशन। चट्टग्राम हिल ट्रैक्ट्स के शांति समझौते पर 1997 में हस्ताक्षर किए गए थे, लेकिन बाद की सरकारों ने इसे लागू नहीं किया। सैन्य शिविरों को हटाया नहीं गया, शरणार्थियों को पुनर्वास नहीं हुआ और चुनाव भी नहीं हुए। अब बांग्लादेश की अंतरिम सरकार इस समझौते के कार्यान्वयन के लिए एक नई समिति का गठन करने जा रही है, जिसका संयोजक विदेश मामलों के सलाहकार तौहीद हुसैन होंगे। अन्य महत्वपूर्ण सदस्य में जनसंहति समिति के अध्यक्ष ज्योतिरिंद्र बोधिप्रिय लार्मा, भारत से लौटने वाले शरणार्थियों के पुनर्वास के लिए टास्क फोर्स के अध्यक्ष सुदत्त चाकमा भी उपस्थित रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ।
मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने त्रिपुरा पुलिस सप्ताह परेड 2025 में घोषणा करते हुए बताया कि त्रिपुरा पुलिस को एआई तकनीक पर आधारित कंट्रोल रूम, ड्रोन टेक्नोलॉजी, स्मार्ट सीसीटीवी और एडवांस तकनीक मिलेगी। इसके साथ ही राज्य पुलिस हेडक्वार्टर का नवनिर्माण भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने यह बताया कि राज्य सरकार ने पुलिस को आधुनिक बनाने के लिए विशेष पहल की है। राज्य और जिला स्तर पर एआई तकनीक पर आधारित नियंत्रण कक्ष स्थापित किए जाएंगे। त्रिपुरा पुलिस को ड्रोन तकनीक, स्मार्ट सीसीटीवी और सभी नवीनतम तकनीक मिलेंगी। यह बात गुरुवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने त्रिपुरा पुलिस सप्ताह परेड 2025 में कही। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री के निर्देशों के अनुसार राज्य के प्रत्येक पुलिस स्टेशन के पुनर्निर्माण और नवीनीकरण के लिए पूर्वी अगरतला और पश्चिम अगरतला पुलिस स्टेशन को बहुमंजिला बनाया जाएगा। साथ ही राज्य पुलिस का हेडक्वार्टर भी नवनिर्मित होगा। 150 বছর ত্রিপুরা উদযাপন করেছে। আগামী দিনে ত্রিপুরা পুলিশ নতুন প্রযুক্তি যেমন রাজ্য এবং জেলা স্তর আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ভিত্তিক কন্ট্রোল রুম, ড্রোন প্রযুক্তি, স্মার্ট সিসিটিভি এবং আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারে ত্রিপুরা পুলিশ নেতৃত্ব দেবে এবং তারও আমাদের সরকারের তরফ থেকে চিন্তা ভাবনা চলছে এবং সেটা যাতে হয় সেই ব্যবস্থা আমরা করছি। আগামী বছরগুলোতে ত্রিপুরা পুলিশ নতুন থানা, ফাঁড়ি, জিআরপিএস, সাইবার পুলিশ স্টেশন ইত্যাদি ব্যবস্থাকে আরো প্রসারিত করবে। এর মধ্যে যেটা আমি বলছিলাম, গতকালও আমি বিধানসভায় এই বিষয়টা আলোচনা করেছি। নতুন পুলিশ হেডকোয়ার্টার চালু করার পাশাপাশি পশ্চিম এবং পূর্ব থানাকে আধুনিকরণের যে প্রয়াস সেটা জারি রয়েছে। আমাদের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি আমাদের যখন সমস্ত মুখ্যমন্ত্রীদের যখন কনক্লেভ হয় সেখানে উনি বলেছিলেন যে থানাগুলোকে তৎকালীন সময়ে যে থানাগুলো তৈরি হয়েছিল সেইগুলোকে সেটাকে ভেঙে নতুন করে যদি আমরা ভার্টিক্যালি সেটাকে আরো বেশি করে তারা আমরা তুলতে পারি, তাহলে পুলিশ অফিসাররা যখন নিচে কাজ করবে তাদের ফ্যামিলিরা উপরে থাকবে, তাতে বলে নিজেদের মধ্যেও কিন্তু একটা ফিলিংস থাকবে যে আমি এই জায়গায়, এবং যখন সমস্যা হবে সাথে সাথে ওনাদের কিন্তু পাওয়া যাবে। সেই বিষয়ে আমাদের বলা হয়েছে যে কাজ করার জন্য, এবং আমরা সেই বিষয়ে কিন্তু কাজ করছি। প্রথমে আগরতলা যে দুটো থানা সেটাকে আমরা पुलिस को कानून एवं व्यवस्था की रक्षा के लिए लोगों के विश्वास की रक्षा करनी होगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने यह भी कहा कि पुलिस को कानून के शासन के माध्यम से न्याय की उम्मीद की रक्षा करने में भी भूमिका निभानी चाहिए। আমাদের উপর আস্থা সেটা কিন্তু অর্জন করতে হবে। একটা মানুষ যখন রোগাগ্রস্ত হয় আমরা জানি ডাক্তারের কাছে কিন্তু সে নিজেকে সারেন্ডার করে, তেমনি যখন মানুষ অসহায় অবস্থায় পড়ে, তার যানবাহন নিয়ে তার বিভিন্ন সমস্যা, আইন শৃঙ্খলা নিয়ে সমস্যা হয়, তখন কিন্তু মানুষ এই পুলিশের উপর সেই বিশ্বাসটা রাখে যে আমি আইনের শাসন এবং আইনের শাসনের মাধ্যমে আমি বিচার আমি পাব, এবং সেই আস্থাটা কিন্তু আমাদের অর্জন করতে হবে। এবং ত্রিপুরা পুলিশের সেই নাম কিন্তু আছে এবং সেটা অক্ষুণ্ণ থাকবে। আজকে কিন্তু আমার মনে হয় এই পুলিশ উইকে আমাদের সেটা प्लेस करा उचित আমাদের সবাই। राज्य में पिछले 10 वर्षों में सबसे कम अपराध दर 2024 में दर्ज की गई है, जैसा कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने बताया। इस दौरान संपत्ति संबंधित अपराधों में 45% की कमी आई, शारीरिक अपराधों की संख्या में 38% की कमी आई, चोट और हमलों से संबंधित अपराधों में 37.2% की कमी आई, गांजा उत्पादन में 75% की कमी आई और महिलाओं से संबंधित अपराधों के मामलों में 55% की कमी आई है। 2024 के 24 सितंबर को टीएसआर हेडक्वार्टर में 1176 एनएलएफटी एटीटीएफ उग्रवादियों के आत्मसमर्पण के साथ त्रिपुरा को आतंकवाद मुक्त घोषित किया गया, जैसा कि मुख्यमंत्री ने बताया। 2024 में राज्य पुलिस द्वारा कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां और उपाय लागू किए गए हैं। सड़क दुर्घटनाओं में 70%, वाहन वृद्धि के बावजूद मामलों में 19% कमी आई है।
एनडीपीएस कानून के तहत 1666 मामले दर्ज किए गए और 3079 गिरफ्तारियां हुई हैं, जबकि मादक पदार्थों की जब्ती 106% बढ़कर 867 करोड़ रुपये तक पहुंच गई। पुलिस ने 1.64 करोड़ गांजा पौधों को नष्ट किया और 1586 करोड़ रुपये के मादक पदार्थ जब्त किए हैं। अवैध घुसपैठ की गिरफ्तारियों में क्रमशः 40.5% और 7% की वृद्धि हुई है। साइबर क्राइम में 25 अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है। अपराधियों को सजा देने में 5000 पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें महिला पुलिसकर्मियों को भी शामिल किया गया। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार ने पुलिसकर्मियों के भत्ते बढ़ाए और 916 कांस्टेबल की भर्ती भी की। कानून व्यवस्था बनाए रखने के साथ साथ पिछले 3 वर्षों में राज्य पुलिस ने 25,000 से अधिक सामाजिक कार्यक्रम आयोजित किए, जिसमें 5.5 लाख आम लोगों को जोड़ा गया है। इन कार्यक्रमों के माध्यम से सामाजिक गिरावट, मादक पदार्थ और साइबर क्राइम के बारे में आम लोगों को जागरूक किया गया, जैसा कि मुख्यमंत्री ने विस्तृत बताया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। इसरो को अंतरिक्ष डॉकिंग एक्सपेरिमेंट में सफलता मिली है, जिसके चलते भारत प्रमुख उपलब्धि हासिल करने वाला चौथा देश बन गया है। इसरो ने 16 जनवरी को अपने बहुप्रतीक्षित स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट स्पेडेक्स में सफलता प्राप्त की है, जब SDX-01 चेजर और SDX-02 टारगेट सैटेलाइट ने अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक डॉकिंग की। इस अभियान का उद्देश्य अंतरिक्ष में डॉकिंग तकनीक का परीक्षण करना था, जो भविष्य में मानव मशीनों और स्वदेशी स्पेस स्टेशन के लिए महत्वपूर्ण होगी। यह उल्लेखनीय है कि श्रीहरिकोटा से इसरो का 99th प्रोजेक्शन 30 दिसंबर 2024 को हुआ था। उस अभियान में PSLV C60 के माध्यम से सफलतापूर्वक 2 अंतरिक्ष यानों को एक गोलाकार कक्षा में भेजा गया था। हालांकि उस प्रोजेक्शन के परिणाम स्वरूप जो 2 सैटेलाइट्स अंतरिक्ष में पहुंचे, उनका डॉकिंग प्रक्रिया ही इस अभियान का मुख्य उद्देश्य था। इसरो ने पहले 7 और 9 जनवरी को 2 बार डॉकिंग की कोशिश की थी, लेकिन तकनीकी समस्याओं के कारण वह सफल नहीं हो पाई थी। इस मिशन में भेजे गए सैटेलाइट्स का डॉकिंग सफलता से इस तकनीकी क्षेत्र में इसरो की प्रगति को दर्शाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। NIT अगरतला का 17वां दीक्षांत समारोह यानी कॉन्वोकेशन अगले शनिवार को होगा। गुरुवार को NIT त्रिपुरा के निदेशक शरद कुमार पात्रा ने NIT अगरतला के 17वें कॉन्वोकेशन के बारे में जानकारी दी। NIT त्रिपुरा के निदेशक शरद कुमार पात्रा ने गुरुवार को अगरतला प्रेस क्लब में आयोजित पत्रकार सम्मेलन में बताया कि संस्थान का कार्यक्रम 2 फरवरी को दोपहर 3 बजे से स्वामी विवेकानंद सेमिनार हॉल में आयोजित होगा। समारोह के मुख्य अतिथि होंगे पद्मश्री प्रोफेसर अजय कुमार राय, पूर्व निदेशक IIST शिवपुर, प्रोफेसर डॉक्टर SK पात्रा, निदेशक NIT अगरतला, स्नातकों को डिग्री प्रदान करेंगे। NIT अगरतला में 5092 छात्र नामांकित है और यह संस्थान विभिन्न टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट, विज्ञान और शिक्षा क्षेत्रों में डिग्री प्रदान करता है। वर्तमान में लगभग 300 शोधकर्ता NIT अगरतला से PhD कर रहे हैं। And this is for the celebration of 17th convocation of NIT Agartala, which is to be scheduled on the 18th January 2025. मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने बताया कि डेंटल काउंसिल को डेंटिस्ट और चिकित्सा कर्मचारियों पर पर्याप्त डेटा बनाए रखना चाहिए। इस जानकारी के आधार पर बाद में भर्ती की जाएगी। डेंटिस्ट का 23वां राज्य सम्मेलन गुरुवार को शुरू हुआ। कॉन्फ्रेंस का आधिकारिक उद्घाटन करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने डेंटल काउंसिल को पर्याप्त डेटा इकट्ठा करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने कहा कि पर्याप्त डेटा का विश्लेषण करने के बाद डेंटल और मेडिकल स्टाफ की भर्ती की जाएगी। একটা সময় ছিল ডেন্টাল সার্জনদের তো মানে যে অবস্থা ছিল যে আজকে ডেন্টাল কাউন্সিল আমরা তৈরি করেছি এবং ডেন্টাল কাউন্সিলের সবচেয়ে মুদ্রা যে বিষয় সেটা হচ্ছে একটা ডাটাবেস তাদের কাছে সেই মানে তাদের নিজেদের কাছে কতজন ডেন্টাল সার্জন, কতজন ডেন্টাল মেকানিক্স আছে, হাইজিনিস্ট কতজন আছে, আদার্স যারা ডেন্টিস্টের সাথে যুক্ত মানে যারা কোঅপারেট করে তাদের সম্পর্কে পুরো ডাটাবেস বানানোর ওরা
আমার মনে হয় আরো বেশি স্ট্রেংথেনিং করতে হবে। তার উপর ভিত্তি করে আমরা কতজন ডাক্তারবাবুরা আসছে তাদের উপর ভিত্তি করে আমরা কিন্তু রেশিও ওয়াইজ আমরা কিরণজি যেটা বললেন। अगरतला गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज में अगले साल से सीटें बढ़कर 63 हो जाएंगी और इसके लिए आईजीएम अस्पताल परिसर में 202 करोड़ रुपए की लागत से नई बिल्डिंग बनेगी। इस बिल्डिंग में एमडीएस कोर्स छात्रों के लिए अलग हॉस्टल और अन्य सुविधाएं भी होंगी। डॉक्टर मानिक शाह ने कहा कि पूरा प्रबंधन उनकी निगरानी में होगा। এখানে হয়ে গেল, এবার 63ও হয়ে গেল, সামনের বছর থেকে 63 আসন সংখ্যা। তো কোন জায়গা থেকে কোথায় এলো? ডেন্টাল কলেজও প্রতিষ্ঠিত হলো এবং শুধু তাই নয়, পাশাপাশি আমরা ডোনার মিনিস্ট্রি থেকে 202 কোটি টাকা আমরা পেয়েছি আরেকটা নতুন বিল্ডিং এই আইজিএমে সেটা প্রতিষ্ঠিত হবে এবং তার যে ইনফ্রাস্ট্রাকচার আমি বারবার বলেছি, আমি ইঞ্জিনিয়ারদের বলেছি আমাকে দেখিয়ে নেবেন একবার, কারণ আমরা দেখেছি এর আগেও এইসব কলেজ হয় ঠিকই কিন্তু তার বাস্তব ক্ষেত্রে কিন্তু অনেক সময় বুঝে না যে সাপোজ একটা ডিপার্টমেন্ট আছে, ডিপার্টমেন্টের কি কি লাগবে সেই অনুযায়ী, কারণ পরবর্তী সময়ে ভাঙো আবার নতুন করে করো, করার আগে আমার আগামী দিনে এমডিএস এর ওখানে হবে, এখানে হোস্টেল হবে, মেয়েদের হোস্টেল হবে। আজকে আমি 5 জন 10 জনের যদি হোস্টেল করি বা 50 জনের হবে না, আমার চিন্তা করতে হবে যে আগামী 4 বছরের যে আমার যারা স্টুডেন্টরা থাকবে তাদের ব্যবস্থাপনা যাতে হয়। এমডিএস যদি আমার সবটি সাবজেক্টে 9টা সাবজেক্টে যদি হয় তাদের কতজন আসতে পারে, তো সেই হিসাবে আগের থেকে যদি বানানো যায়, অ্যাটাচ যেমন হোস্টেলে অ্যাটাচ বাথরুমও করা যায় ইচ্ছে করলে, এটা কমন বাথরুম। তো আমি বললাম সবকটা আমাকে একবার দেখিয়ে নেবেন, সেই হিসাবে আমি যদি নট দেই তাহলে আপনারা এটা করবেন, কারণ যদি এটা ফিল করতে হবে যেটা। राज्य सरकार डेंटल सर्विसेज तक पहुंच को सुविधाजनक बनाने के लिए मोबाइल डेंटल वैन खरीदने पर विचार कर रही है। यह डेंटल वैन करीब 1 करोड़ रुपए की लागत से खरीदी जाएगी। इसके अलावा डेंटल सर्विसेज से संबंधित ई संजीवनी नेशनल टेलीमेडिसिन सर्विस को राज्य के ग्रामीण क्षेत्र तक विस्तारित किया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने ऐसा बताया। गुरुवार से शुरू हुआ डेंटिस्ट का यह 23वां राज्य सम्मेलन शुक्रवार तक चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। बाकी की खबरें ब्रेक के बाद। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। প্রথম আলো এলো শুদ্ধ সকাল, শুদ্ধ সলিলে আজ বাজালো ত্রিতাল, মন্দিরে শুদ্ধ পূজার ধ্বনি, অগ্নি শুদ্ধ হলো সিঞ্জিনী, পরিণীতা নারী তুমি অনুপমা, শুদ্ধ সোনায় সাজো হে নিরুপমা। শুদ্ধতার স্বর্ণ মন্দির, কালিকা জুয়েলার্স, আগরতলা। একটু চেষ্টাতেই দুল লেগে যায় নববধূর কানে, একটু চেষ্টাতেই মানিয়ে নেওয়া যায় বিবাহিত জীবনে। নানা অনুভূতি জড়ানো বিয়ের গয়না, শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। आगे की खबरें कुछ इस प्रकार है। केंद्रीय कैबिनेट ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन संशोधन के लिए 8वें वेतन कमीशन को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार को इसकी घोषणा की। 8वें वेतन कमीशन के लागू होने से केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सैलरी बढ़ जाएगी। केंद्रीय कैबिनेट ने गुरुवार को 8वें वेतन कमीशन के गठन को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि समिति के अध्यक्ष और 2 सदस्यों की नियुक्ति जल्द ही की जाएगी। यह वेतन कमीशन केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन और महंगाई भत्ते की स्ट्रक्चर तय करता है। कमीशन ने वेतन वृद्धि पर भी फैसला किया है। मैं साथियों इसके बाद में आता हूं, जो कैबिनेट में नहीं था फैसला, लेकिन आपकी जानकारी के लिए रखना चाहता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए एक सेंट्रल पे कमीशन को मंजूरी दे दी। एक सेंट्रल पे कमीशन आप सब जानते हैं
1947 से अब तक 7 पे कमीशन हुए हैं और प्रधानमंत्री जी ने एक रेगुलर रिदम के साथ पे कमीशन बनाने का जो एक संकल्प लिया है, उसके हिसाब से 2016 में लास्ट पे कमीशन 7th पे कमीशन स्टार्ट हुआ था, तो 2026 में इसका टर्म कंप्लीट होता है। उससे वेल बिफोर 2025 में 8th पे कमीशन स्टैब्लिश करने से सफिशिएंट टाइम मिलेगा so that the recommendations can be received well before the completion of the period of 7th pay commission. नई वेतन कमीशन के गठन की मंजूरी मिलने से केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों में उम्मीदों की लहर है। न्यूनतम मूल वेतन यानी बेसिक पे में कितनी वृद्धि होगी, इसके साथ ही और किन सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी, इसको लेकर केंद्रीय सरकारी कर्मचारी गणना करने में जुट गए हैं। वर्तमान में केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों का बेसिक पे महीने में 18,000 रुपये है, जो कि 7वें वेतन कमीशन में तय किया गया था। 6ठे वेतन कमीशन में केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम मूल वेतन महीने में 7,000 रुपये था। 7वें केंद्रीय वेतन कमीशन की सिफारिशों के अनुसार कर्मचारियों का वेतन ढांचा 2016 से प्रभावी हुआ था और इसका कार्यकाल 2026 तक है। 7वें वेतन कमीशन द्वारा निर्धारित वेतन ढांचे की अवधि समाप्त होने के कारण अब 8वें वेतन कमीशन की गठन की मंजूरी केंद्रीय कैबिनेट ने दे दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि 8वें वेतन कमीशन को समय पर सिफारिशें देने और 2026 से इसे लागू करने के लिए मंजूरी दे दी गई है। इस मामले में विभिन्न राज्य सरकारों और अन्य संबंधित पक्षों के साथ भी चर्चा की जाएगी, जैसा कि अश्विनी वैष्णव ने बताया। वर्तमान कर्मचारियों के साथ साथ रिटायरमेंट लिए हुए केंद्रीय कर्मचारियों की पेंशन और अन्य भत्तों का रिवैल्यूएशन भी वेतन आयोग द्वारा किया जाएगा। अगले महीने केंद्रीय बजट पेश होने वाला है और उससे पहले केंद्र सरकार ने 8वें वेतन कमीशन की गठन की मंजूरी दे दी है। हालांकि इस कमीशन की गठन की तारीख के बारे में केंद्र सरकार ने कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए राज्य सरकार ने एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट शुरू की है। राज्य सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए यह पहल की है। राज्य सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय मानव तस्करी को रोकने के लिए एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट शुरू की है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने राज्य में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट शुरू करने की घोषणा की। 2022 से 31 अक्टूबर 2024 तक यानी पिछले 3 सालों में पुलिस ने भारत बांग्लादेश सीमा पार कर अवैध रूप से त्रिपुरा में प्रवेश करने वाले 2,815 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। इसमें एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट की अहम भूमिका है। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट बीएसएफ, सीआरपीएफ, असम राइफल्स, राज्य पुलिस और खुफिया अधिकारियों के साथ समन्वय में कार्य कर रही है। बांग्लादेश में राजनीतिक अशांति के कारण बढ़ती घुसपैठ के कारण मानव तस्करी विरोधी इकाई अत्यधिक सतर्क हो गई है। 2024 के पहले के 6 महीनों में बांग्लादेश से 275 अवैध अप्रवासियों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें 73 हिंदू समुदाय से और 202 मुस्लिम समुदाय से थे। 28 अक्टूबर तक कुल 556 बांग्लादेशी नागरिकों और 50 विस्थापित रोहिंग्या प्रवासियों को हिरासत में लिया गया है, जिनमें 169 हिंदू और 367 मुस्लिम थे। इस मामले में भी एंटी ट्रैफिकिंग यूनिट ने बीएसएफ, राज्य पुलिस और खुफिया शाखा के साथ समन्वय किया है। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट तस्करों के बारे में जानकारी सहित अपराध के सभी कानून प्रवर्तन पहलुओं पर एक व्यापक डेटाबेस इकट्ठा करने और विकसित करने के लिए एक जमीनी स्तर की यूनिट के रूप में कार्य कर रही है। यह सभी डेटा या जानकारी एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट द्वारा नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो को पहुंचाई जा रही है। बाद में यह जानकारी केंद्रीय गृह मंत्रालय को सौंपी जाएगी। नए आपराधिक कानून में मानव तस्करी के खिलाफ कानूनी ढांचे को मजबूत किया गया है। विशेषकर महिलाओं और बच्चों की तस्करी के मामले में पनिशमेंट सख्त कर दिए गए हैं। इस संबंध में राज्य सरकार ने एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट के अधिकारियों और सदस्यों को विशेष प्रशिक्षण दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ।
चंडीपुर विधानसभा मंडल की पहल पर राज्य के समाज कल्याण एवं सामाजिक शिक्षा मंत्री टिंकू रॉय ने संविधान गौरव दिवस का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों से आए 40 एससी समाजपतियों का स्वागत किया। मंत्री टिंकू रॉय ने बताया कि भारत की आजादी के बाद 1990 तक तत्कालीन कांग्रेस सरकार के शासनकाल में संविधान रचयिता को कोई विशेष सम्मान नहीं दिया गया, लेकिन 1990 में अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी के समर्थन से वीपी सिंह शासनकाल में सरकार बनने के बाद बाबा साहेब अंबेडकर को भारत रत्न की उपाधि देने का निर्णय लिया गया। 2014 में नरेंद्र मोदी के शासनकाल से पहले भारत में लंबे शासन के दौरान संविधान का दुरुपयोग किया गया था और विभिन्न राज्यों की निर्वाचित लोकतांत्रिक सरकारों को खत्म करने के लिए संविधान का 90 बार अवैध रूप से उपयोग किया गया था। আমাদের এই যে কৃষ্টি সংস্কৃতি সেটাকে আমরা ধরে রাখতে পারি এর একটা বড় মাধ্যম। আর এটাই এমন একটা অনুষ্ঠান যে অনুষ্ঠানে আমরা সকলে মিলে আমরা এখানে যারা উপস্থিত হয়েছি সকলে মিলে আমরা এই 3টা দিন আনন্দ করব। আমাদের এখানে নাচ গান বিভিন্ন অনুষ্ঠান হবে, সেলফি পয়েন্ট রয়েছে, আমাদের বলেছেন এখানে সেলফি পয়েন্ট রয়েছে, সেগুলোতে আমরা আনন্দ নেব, আমরা সেখানে ফটো উঠব। राज्य समाज कल्याण एवं शिक्षा विभाग के मंत्री टिंकू रॉय ने कहा कि 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद देश भर में बाबा साहेब अंबेडकर के नाम पर कई स्मारक बनाए गए हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश में बाबा साहेब अंबेडकर के जन्म स्थान, लंदन में जहां उन्होंने पढ़ाई की थी, दिल्ली में उनकी कर्मस्थली और जहां बाबा साहेब अंबेडकर की मृत्यु हुई थी वहां पर्यटन केंद्र बनाए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। राज्य सरकार ने अगरतला में राधानगर बस स्टैंड से आईजीएम अस्पताल चौमुहानी तक एक नया फ्लाईओवर बनाने की पहल की है। फ्लाईओवर के निर्माण के लिए मिट्टी की जांच कॉर्नल चौमुहानी इलाके में शुरू हो चुकी है। साथ ही फ्लाईओवर के काम की निगरानी के लिए 11 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। এটা উড়াল পুরোর জন্য মানে এটা সয়েল টেস্টিং করতেছে। মানে কিটা করব এটা দিয়ে? এখন এটা সয়েল টেস্টিং। হ্যাঁ হ্যাঁ। তারপরে এখন দুটো স্পটে নেওয়া হবে, একটা হচ্ছে ওই দৈনিক সংবাদ আর একটা হচ্ছে এখানে। মানে কি কাজ কি শেষ হইছে না? না এখনো শেষ হয় নাই, এখনো চলতেছে। মানে মাটি মানে बाकी न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज नाउ। शुभ रात्रि।